समझना इनको वस्त्र। नमस्कार दोस्तों, आज से हमारा प्रोजेक्ट इतिहास कहानियों में शुरू हो रहा है। इसके दौरान इतिहास के हम सभी कालखंडों, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इतिहास वैकल्पिक विषय और जीएस पेपर 1 में आने वाले प्रश्नों के लिए आपकी समझ का विकास करेंगे, जिसमें आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा के लिए बहुत लाभ होगा। वैकल्पिक विषय वालों के लिए, जिनका वैकल्पिक विषय इतिहास है, उनके लिए ये कोर्स वरदान साबित होगा। इतिहास को अगर हम 4 खंडों में बांट के बात करते हैं, पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास और चौथा विश्व इतिहास। कहानियों के द्वारा जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम विश्व इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है विश्व इतिहास। इसका ये कालखंड एक ऐसा कालखंड है जिससे आपको इतिहास की एक बेसिक समझ बनेगी। विश्व इतिहास से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण आज के विश्व को जान पाएंगे। जो हमारा आधुनिक भारत है उसके बारे में जान पाएंगे। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत की जर्नी हमने कैसे तय की, इसका पता चलेगा। आज की अर्थव्यवस्था, आज की राजनीतिक व्यवस्था, आज की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इन संस्थाओं का कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पार्ट है विश्व इतिहास पढ़ने से विचारकों के, चिंतकों के बारे में जानने से, उनके विचारों को पढ़ने से आप में एक निष्पक्षता आएगी, जिसका लाभ आपको इथिक्स का जो पेपर, जीएस पेपर 4 होता है, उसमें होगा और प्रश्न का उत्तर लिखने में आपकी एक समझ विकसित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज विश्व इतिहास कहानियों में। सबसे पहली कहानी, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करते हैं तो इस कहानी के 3 कालखंड होंगे। पहला, प्रबोधन के प्रमुख विचारकों के बारे में जानेंगे, जिसमें कांट और रूसो प्रमुख रूप से। दूसरे में उपनिवेशों में प्रबोधन एवं प्रसार देखेंगे, कैसे उपनिवेशों में प्रबोधन ने क्या प्रभाव डाला, वहां प्रसार कैसे हुआ। समाजवादी विचारकों का उदय कैसे हुआ, जिसमें मार्क्स के समाजवाद का उदय मुख्यतः रूप से पढ़ेंगे। ये 3 हमारे कालखंड होंगे सबसे पहली कहानी के। प्रबोधन और आधुनिक विचार, जिसमें आधुनिकता के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रबोधन की पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि विश्व इतिहास सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। इसकी मध्यकाल से तुलना करेंगे। कहानी के कुछ पात्र होंगे, ये सभी पात्र दार्शनिक होंगे। इनका चरित्र वैचारिक व्यवस्था के निर्माण में बहुत सहायक होगा और मैं आशा करता हूं कि इन पात्रों पे आप बहुत अच्छी तरह समझ विकसित कर पाएंगे। सबसे पहला, बुद्धिवाद। ये ये पात्र बार बार कहानी में आते रहेंगे। जब तक आप संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ लेते, इन पात्रों से आपका रूबरू होता रहेगा। मानवतावाद, उदारवाद, आशावाद, पूंजीवाद, समतावाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, समाजवाद, आदर्शवाद और उपनिवेशवाद। धीरे धीरे हम इन पात्रों के बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे, दार्शनिकों के विचार समझेंगे, कैसे आज का वर्तमान विश्व बना। यही कहानी है हमारे प्रबोधन की। सबसे पहले अगर हम बात करें आधुनिकता की, आधुनिकता होती क्या है, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता कैसे आई, इन सभी बारे में जानने से पहले अगर हम आधुनिकता की बात करें
तो आधुनिकता एक सर्वांगीण जीवन पद्धति है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें आस्था के स्थान पर बुद्धि और तर्क की बात की जाती है, अनुकरण के स्थान पर अनुसंधान की बात की जाती है। ये एक ऐसी वैचारिक व्यवस्था है जहां आस्था के लिए इतना उच्च स्थान नहीं है जितना मध्यकाल में था। यहां हर बात तर्क पे और बुद्धि पे, तर्क और बुद्धि की तराजू पे तोल के रखी जाती है। तब हमारा निर्णय उचित अनुचित, सत्य और असत्य की जांच करता है। बुद्धि और तर्क के माध्यम से ही यहां पर हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मध्यकाल की बात करें, जहां आस्था की प्रबलता थी, अनुकरण किया जाता था, जिस तरह किताबें बोल रही हैं उसी को फॉलो करना है, यही आपके लिए सब कुछ है, आपको इसी को मानना है। मध्यकाल, मध्यकाल की विशेषता यही थी, आस्था और अनुकरण। आधुनिकता ने हमें दिया तर्क और बुद्धि से निर्णय लेना, विज्ञानवाद, मानवतावाद और अनुकरण के स्थान पर अनुसंधान करना, सत्य का संधान करना। इसी से हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। अगर हम वर्तमान विश्व की बात करें तो वर्तमान विश्व की पॉलिटी कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, यहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ये कैसे मिली, ये कहां से आई, किस तरह से, कौन सा विचारधारा से, कौन से रास्ते से तय करते हुए आज हम इस वर्तमान विश्व में पहुंचे हैं। ये सभी के सभी क्या एक आधुनिकता के रास्ते पे आए हैं? आधुनिक विश्व ने आज के वर्तमान विश्व का निर्माण किया। जहां हम प्रश्न करते हैं, जहां हमें गलत लगता है वहां हम संदेह करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं, तभी हम सत्य और असत्य की पहचान कर पाते हैं। जो आज के समाज में विधि के समक्ष समानता मिली, स्वतंत्रता की बात करते, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते, धर्म, वंश, जाति, रंग के आधार पर नियुक्तियां नहीं देते, अस्पृश्यता की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, कुरीतियां, रूढ़िवादिता, इसको हम कहीं बहुत दूर तक छोड़ आए हैं। ये विश्व कहां से आया, इतना सुंदर विश्व जो परंपराओं के बंधन को तोड़ता हुआ आज तर्कवाद की बात करता है, आज बुद्धि और अनुभव की बात करता है, जहां नियुक्तियां किसी धर्म विशेष, किसी वंश विशेष, किसी रंग विशेष के आधार पर नहीं की जाती, जहां कर का दायित्व सभी में समान है। कैसा विश्व है, किस तरह से आया, किस रास्ते से होके गुजरा होगा, ये कहानी इतनी आसान तो नहीं रही होगी। जहां एक वैचारिक विकल्प दिया गया और एक न्यू आइडिया आया और सबने मान लिया। क्या आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि एक राजा ने अपना राजतंत्र इतनी आसानी से छोड़ दिया, जो आज के करीब 200 के करीब देश हैं लोकतांत्रिक में, वर्तमान विश्व की बात करें, एक यूएनओ जैसा संगठन है, भूमंडलीयकरण की हम बात करते हैं, क्या इतना आसानी से राजतंत्र का त्याग हुआ होगा? क्या इतनी आसानी से नस्लवाद में सुधार आया होगा? क्या इतनी आसानी से अपनी सुविधाओं का त्याग किया होगा एक कुलीन वर्ग ने? ये बराबरी की व्यवस्था, ये समानता, ये स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की आजादी इतनी आसान तो नहीं मिली। कहीं ना कहीं पुरानी परंपराएं, पुरानी व्यवस्था का तोड़ा होगा। क्रांतियां हुई हैं, रशिया क्रांति, चाइना क्रांति,
फ्रांस की क्रांति जो बंधुत्व और समानता की बात करती है। कोई ना कोई बहुत सारे विचारकों ने अपनी जान दी है। ब्रूनो को तो जला दिया गया था क्योंकि वो परंपराओं का विरोध कर रहा था। बहुत सारे पहलू छिपे हुए हैं विश्व इतिहास के गर्भ में। एक एक करके हम सभी पहलुओं को आपके सामने उजागर करेंगे और कहानियों के माध्यम से इतना आसान इतिहास बना देंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको जिन पात्रों के बारे में, जिन दार्शनिक पात्रों के बारे में मैं बात कर रहा था, उनके बारे में थोड़ी बहुत समझ पहले से विकसित करनी जरूरी हो। जो राज्य का निर्माण है वो राष्ट्र के आधार पर होगा। आज के राज्य का निर्माण का जो बेस है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से होकर गुजरा है। इस पे मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं प्रबोधन और पुनर्जागरण। प्रबोधन से पहले हमें एक पृष्ठभूमि पुनर्जागरण की बनानी होगी। उसकी पृष्ठभूमि में हमें समझना पड़ेगा कि पुनर्जागरण क्या है, कब है, कब हुआ, कहां से शुरुआत हुई, किस टाइम ये उन्नत अवस्था में पहुंचा, ये क्यों आया, क्यों जरूरी था, क्या प्रभाव पड़ा, और आधुनिक विश्व। अगर हम बात करें तो भेदभाव, परंपराएं जो मध्यकाल का एक आधार थी, मध्यकाल की व्यवस्था थी जिसमें समर्पण, अंधविश्वास, आस्था, सामुदायिकता, इनकी बेड़ियां इतनी आसानी से तो नहीं टूटी। और ये यूरोप में ही क्यों आया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं पे समानता ज्यादा है, कहीं पे कम है। आज के विश्व की, वर्तमान विश्व की भी स्थिति यही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति की स्थिति में है, जिसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी है। चीन जहां ज्यादा कठोरता दिखती है, मुस्लिम कंट्रीज जहां धर्म के लिए ज्यादा कट्टरता दिखती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं विकसित, कहीं विकासशील, कहीं अभी एक विकास की धारा में शामिल होने वाले देश हैं। अभी मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा इस टॉपिक पे, क्योंकि आपको धीरे धीरे समंदर में उतरना पड़ेगा। यहाँ पे समझ विकसित करनी पड़ेगी। इसको धीरे से समझेंगे तभी आपको पूरा विश्व समझ में आएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, इन कहानियों के हर पहलू, हर कालखंड को समझना है अगर आपको विश्व इतिहास की एक अच्छी समझ और इस पर आने वाले प्रश्नों में महारत हासिल करनी। अगर हम बात करें ऋग्वेद काल की, 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो क्या वहां कट्टरता थी या लचीलापन था? क्या उससे आज हम जो वर्तमान विश्व की स्थिति जी रहे हैं, बहुत सारी क्रांतियां बीच में आई, बहुत सारे भक्ति आंदोलन आए, जहां सुधार, समाज सुधारकों ने अपना जीवन तक त्याग दिया। उस समय की स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या थी, इन दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम पाएंगे प्राचीन व्यवस्था में समाज को केंद्रित किया जाता था, समाज केंद्रित समाज था, और आधुनिक विश्व में यह समाज आया मानव केंद्रित होता। अब जो प्रबोधन है वो कब हुआ? 15वीं से 16वीं सदी इसका शुरुआत है, और 17वीं और 18वीं सदी के करीब में यह अपनी उन्नत अवस्था में पहुंच गया। वैचारिक स्तर पर विकास कैसे हुआ?
पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण एक आधुनिकता का वाहक है। ये हमारे लिए आधुनिकता लेके आया, वैचारिक संस्थाओं का जन्म किया, हमारी मध्यकाल की परंपराओं को तोड़ता हुआ एक नए विश्व में आगमन पुनर्जागरण ने दिया। पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण की कार्य पद्धति खंडनात्मक नहीं है, ये एक विकल्प उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉर्डर पे खड़ा था। यहाँ मध्यकाल और यहाँ पुनर्जागरण, ये एकदम खंडन नहीं कर सकता था, एकदम मध्यकाल की परंपराओं को निराकार साबित नहीं कर सकता था। इसको कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होके दबे पांव एक नया विकल्प देना था, जिसको बोलते हैं निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता। पुनर्जागरण का एक पांव मध्यकाल में और एक पांव आधुनिक विश्व की एंट्री गेट पे। इसकी दृष्टि तो मध्यकाल की थी, परंतु ये विकास की बात करता है, ये तर्कवाद की बात करता है, ये बुद्धिवाद की बात करता है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मध्यकाल की विशेषता जो है, अगर आप मध्यकाल की देखेंगे तो उसके कुछ स्तंभ रहे। पहला, समर्पण। दूसरा, अंधविश्वास। तीसरा, आस्था। और चौथा, सामुदायिकता। इन 4-5 स्तंभों पर मध्यकाल टिका हुआ था। मध्यकाल से पुनर्जागरण ने हमें आधुनिक विश्व के एंट्री गेट पे कैसे खड़ा किया, ये आपको समझना होगा। कैसे मध्यकाल में जो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, पाइथागोरस, उनकी जो ज्ञान की धारा बही थी, कैसे ग्रीक विचारकों का, कैसे उनका नाम लेके नए विचारकों ने एक समाज को पुनर्जागृत किया। एकदम नया विकल्प समाज के आगे देना आसान तो नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं किसी तकनीक से समाज के सामने लाना पड़ेगा। तभी तो अंधविश्वासी समाज जो संपूर्ण सत्ता के प्रति, आस्था के प्रति समर्पित है, जो कुरान में, बाइबल में, गीता में जो लिखा है उसको शाश्वत मानता है, उसको सर्वांगीण जो लिखा है अक्षरतः पालन करता है, अनुकरण कर रहा था। अनुसंधान की तो बात ही नहीं थी। उस समाज के आगे एक नया विकल्प देना, कहीं ना कहीं आपने कुछ तकनीक का तो इस्तेमाल किया हो। इतिहास, कोई भी इतिहास 5 साल, 10 साल या 20 साल की बात नहीं होती, ये सैकड़ों, हजारों साल में लिखा जाता है। ये सैकड़ों, हजारों साल की धाराओं का विकास होता है। अगर हम अपने वैदिक काल की बात करें तो कहीं ना कहीं वैदिक काल के समय में भी, उस समय हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास बताता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने किस तरह प्रश्न लगाया, किस तरह तर्कवाद, बुद्धिवाद की बात की, ईश्वर की सत्ता पर, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया। और ऐसे लोग नहीं थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर, उनके लोगों ने माना भी। एक नए नए धर्मों के विकास हुए, कर्म कांडों, कुरीतियों, कट्टर विरोध हुआ। ये भारत का इतिहास है। यहाँ विश्व इतिहास जैसी बात नहीं कि जो विरोध की बात करेगा, जो चर्च के खिलाफ खड़ा होगा, जो किताबों में लिखा है उसका अनुसरण नहीं करेगा, उसको जला दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार दिया जाएगा। भारत का समाज इतना कट्टर नहीं था। इसलिए मैंने बोला कि भारत की स्थिति मध्यमकालीन थी। 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो एक तरफ विश्व औद्योगिक क्रांति के उस पर खड़ा था, विकास हो रहा था, विकसित हो रहा था। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत एक अंधविश्वास,
भारत अंधविश्वास, कुरीतियां, जहां बाल बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह की तो बात ही नहीं थी, गलत समझा जाता था, ऐसी कुरीतियों के पीछे पड़ा था। वहीं यूरोप एक विकसित समाज की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। तो विचार प्रबोधन कहीं ना कहीं तो उस तरफ दिशा करेंगे। तो इसीलिए ये यूरोप में इसकी एंट्री सबसे पहले मानी जाती है। बौद्धिक आंदोलन जो मनुष्य को आधुनिकता की ओर ले जाता है, जो किताबों में लिखा वो काल सापेक्ष पर निर्भर था। समय बदला है, किताबों में बहुत सी चीजें अच्छी लिखी हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम प्रश्न उठा सकते हैं। तो आधुनिकता और पुनर्जागरण इसी की बात करता है कि आपको जहां गलत लगे वहां प्रश्न उठाइए। जहां पर आपत्ति लगे वहां प्रश्न उठाइए। जहां पर असहमति जाहिर करनी है वहां पे असहमति जाहिर कीजिए। हर चीज को संपूर्ण सत्य मानना, सर्वकालिक सत्य मानना, सार्वभौमिक सत्य मानना गलत है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, उसमें अच्छाइयां भी होती हैं और उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो अगर किसी किताब में किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं तो समझिए उसकी 7 बातें अच्छी हैं 10 में से, तो 7 को एक्सेप्ट कीजिए। अगर 3 कोई बुरी लगी तो अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर निर्णय लीजिए और उस पर आपत्ति उठाइए। यही तो आधुनिकता है, यही हमें पुनर्जागरण ने सिखाया। इसी के होते हुए हम मध्यकाल से आधुनिक विश्व में कदम रखे। अब आप प्रश्न उठाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कष्ट हो। जो पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए नया विकल्प देते हैं तो क्वेश्चन तो उठेंगे। तो अगर वो समाज उदारवादी है, अगर समाज उदारवादी है तो आपको मूर्ख बताएगा। आपको कहेगा यार कितना नादान बच्चा है, इतनी सालों की परंपराओं को ये डिनाई कर रहा है, दो चार अक्षर क्या पढ़ लिए ये एक अपने को महान मानता है। और जो कट्टरवादी समाज है वो आपको काफिर बताएगा, वो आपको पापी बताएगा। एक वर्ड आता है हेरेटिक, वो आपको हेरेटिक बताएगा, धर्मद्रोही। सारा अलग अलग समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको चेहरा दिखाएंगे। सॉरी। वो कहेंगे मध्यकालीन सोच को पालन करो, समझो वही हमारे परंपरा है, इसको तोड़ोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं मैं इसके लिए, बहुत अच्छी कहानी है, समझ में आएगा, यहाँ जरूरी है। किस तरह की सोच रही होगी उस समाज में। सभी समाज कहते हैं कि जो हमारी उत्पत्ति है वो हम आदम की संतान, आदम से उत्पत्ति हुई आज के समाज की, जो आज का मानव। अब आदम से पूछा गया कि आप इतने बढ़िया स्वर्ग को कैसे छोड़ के आए, यहाँ तो दुख है, संघर्ष है। तो आदम कहता है कि मैंने भगवान के नियमों का पालन नहीं किया, तो ईश्वर ने मुझे पनिशमेंट में पृथ्वी पर भेजा, मृत्यु लोक में। उसके नियमों का पालन ना करने की वजह से आदम आया, और आप तो उसी की संतान है। तो वो समाज कहता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, जो ईश्वर की ने बनाई हुई सत्ता है, ईश्वर की लिखी हुई बातें हैं, उसको ही समझाइए, उसको पूर्ण अक्षरतः पालन कीजिए। जरा सोचिए, क्या ईश्वर ने आके खुद देखी ये बातें? नहीं। अगर आप तर्क पे बात करेंगे, आप अपनी बुद्धि पे बात करेंगे, तो जानेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं ये मानव ही सब खेल खेल रहा है। इन्होंने ही अपने स्वतः हित को देखते हुए चीजें लिखी। समाज ने उसका अपने जो उच्च वर्ग था उसने अपने लिए अपनी दिशा में मोड़ के इन चीजों को फॉलो कराया। ईश्वर के नाम का एक डर दिया। जिस तरह आदम को बताया गया कि उसने फॉलो नहीं की, उसका क्या हुआ?
तो आपको फॉलो करना है? नहीं। उस समय आए विचारकों ने, दार्शनिकों ने कहा नहीं, नई चीज सोचो, नया विकल्प दिया। पुनर्जागरण आपको एक नया विकल्प दे रहा है। पुनर्जागरण कहता है पुनर्जागरण के समय में ही बताया गया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पहले बताया गया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जब रिसर्च आगे चल के पता चला, प्रूव हुआ कि नहीं, पृथ्वी बाबा सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। यही तो विज्ञान की खोज हुई, यही तो संधान से, अनुसंधान से हमें पता चला। अगर किताब में लिखी है, हमने फॉलो किया कितने वर्षों तक, तो कहीं ना कहीं बातें गलत हुई ना। आज बहुत सी बातें वर्तमान विश्व में अगर बात करें तो आपको पता चलेंगी कि कितनी बातें चेंज हुई हैं। प्रबोधन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है अनास्था की बात करता है, ये आस्था में भी विश्वास रखता है, लेकिन ये तर्क की बात करता है, ये बुद्धि की बात करता है, ये सही और अनुचित सत्य के खोज के लिए आपके साधनों की बात करता है। ये समाज केंद्रित, समुदाय केंद्रित समाज की ओर बात नहीं करता है, मानव केंद्रित बात करता है। इसी ने मानव को साधन से साध्य बनाया। जिस मध्यकाल में साधन मानव एक साधन था, वर्तमान आधुनिक विश्व में ये एक साध्य है, ये आपका एक लक्ष्य है। चलिए अभी थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट्स कीजिए कुछ चीजें। कहानी मैंने थोड़ा सा एक बेस बनाया है, मैं आपको अब कुछ लिखवाऊंगा, यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में, एक समझ विकसित करने में लाभदायक हो। देखिए, आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, तकनीकी, यातायात और संचार की व्यवस्था आदि के स्तर पर जो उन्नति दिखाई देती है, वह विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस दिशा में एक पड़ाव है, इस दिशा में एक पड़ाव है आधुनिक विश्व का कालखंड। यह आधुनिक विश्व बौद्धिक आंदोलन, राजनीतिक क्रांति, क्रांतियां, औद्योगिक क्रांतियां और नगरीय क्रांति और वैश्वीकरण के रास्ते विकसित हुआ है। बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत पुनर्जागरण से हुई और उसकी उन्नत व्यवस्था के रूप में प्रबोधन का आगमन हुआ। लिख रहे हैं ना आप? कहीं वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, लिखा जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। यूरोप में 15वीं से 17वीं सदी के बीच पुनर्जागरण का विकास हुआ। इसके तहत विचारकों ने यह घोषणा किया कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत क्षमता से संपन्न है। यहाँ पे कहा जाता है ओ मैन यू आर वंडर, और एक तरफ कहा जा रहा था कि तुम तो आदम की संतान हो, तुम्हारे बाप ने गलती करी तो तुम तो वैसी बुद्धि से नहीं सोचना है, तर्क नहीं बात करनी है, जो लिखा है, जो परंपराएं हैं उसको। इसी की अगली कड़ी के रूप में प्रबोधन का आगमन हुआ। बच्चों कुछ छूट गया हो तो मैं दोबारा से एक बार कॉपी कर बताता हूं। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, संचार यातायात तकनीकी यातायात और संचार की व्यवस्था आदि के स्तर पर जो उन्नति दिखाई देती है, वो विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस दिशा में एक पड़ाव है आधुनिक विश्व का कालखंड। इस आधुनिक विश्व बौद्धिक आंदोलन जो है, राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, नगरीय क्रांति, वैश्वीकरण के रास्ते विकसित हुआ है। बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत पुनर्जागरण से हुई और उसकी उन्नत व्यवस्था के रूप में प्रबोधन का आगमन हुआ।
यूरोप में 15वीं से 17वीं सदी के बीच पुनर्जागरण का विकास हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके तहत विचारकों ने यह घोषणा किया कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत क्षमता से संपन्न है। वह सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं कर सकता है। उसे किसी पुस्तक की बात मानने की जरूरत नहीं। अब यहां से आगे, पुनर्जागरण ने आस्था के स्थान पर बुद्धि को बेहतर बताया, अनुकरण के स्थान पर अनुसंधान की बात की। उन्होंने मनुष्य को अनंत संभावनाओं से संपन्न बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी की अगली कड़ी के रूप में प्रबोधन का आगमन हुआ। 17वीं 18वीं की सदी को विशेष रूप से प्रबोधन का काल माना जाता है। 17वीं सदी में यह इंग्लैंड से शुरू हुआ और 18वीं सदी में इसका सबसे बड़ा केंद्र फ्रांस बताया जाता है और उसी के अतिरिक्त अमेरिका में भी इसका एक बड़ा केंद्र बन चुका था। थोड़ा स्लो बोलूंगा ना, चलिए आराम से। 19वीं सदी में इसका प्रसार यूरोप के अन्य देश और दुनिया के अन्य महादेशों में हुआ, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, अफ्रीका के कुछ अफ्रीकी देश आते हैं। 19वीं सदी में भारत में जो बौद्धिक और सामाजिक आंदोलन विकसित हुआ, उसके ऊपर भी पुनर्जागरण और प्रबोधन का प्रभाव दिखता है। चलिए अभी ये नोट डाउन कर लिया आपने, यहाँ पे बंद कीजिए। मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ एक बार कि कैसे हमने मध्यकाल से आधुनिक विश्व में एंट्री की। आधुनिकता क्या है? एक वैचारिक व्यवस्था का निर्माण करना, जिसमें आपका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। पुरानी संस्थाओं के स्थान पर नई संस्थाएं आई। पुनर्जागरण ने जहां खंडन ना करते हुए एक विकल्प दिया, एक पैर मध्यकाल में समाये रखा और दूसरा पैर आधुनिकता के गेट पे रखा। आज का विश्व कैसे बना, इसमें किसका योगदान है? कैसे कैसे विचारकों ने अपने विचार एक रूढ़िवादी समाज के सामने रखे होंगे। तो हमें प्रश्न भी करने हैं तो नए सिलेबस के हिसाब से करने हैं, चीजें देखनी है। जिस तरह मध्यकाल में अगर किसी ने विकल्प दिया तो उसको बताया गया कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। जो लिखा है, जो परंपराएं कहती हैं, उसको फॉलो करो। कितने वर्ष लगे होंगे इस माया जाल से निकलने में। कैसे बुद्धि और अनुभव की बात कही होगी विचारकों ने, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तकनीक के आधार पर समझाता हूँ, ध्यान देना है। अब ऐसे तो वो मान नहीं सकते थे, ऐसे मध्यकाल का समाज नहीं मान सकता था कि नया विकल्प हम एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि ग्रीक विचारकों का उपयोग किया। पुनर्जागरण मतलब समाज तो जागृत था, पुनर्जागरण की बात करें और इसके पुनर्जागरणवादी विचारक अब इसको समझो। जागना क्या होता है? जागना होता है बुद्धि के आलोक में, मतलब आप प्रकाश के आलोक में, प्रकाश में आ रहे, चीजें आपकी चेंज हो रही, बुद्धि के बारे में, बुद्धि के आलोक से प्रकाश में आए। प्लेटू, अरस्तु के विचार दिए इन्होंने। यहाँ ग्रीक विचारकों के बारे में ज्यादा नहीं जाना, यहाँ बस उन्होंने उसके आधार पर अपनी बात को जोड़ते हुए समाज के सामने विकल्प दिया।
क्योंकि हर समाज में कहीं ना कहीं कोई बुद्धिमानी प्रबुद्ध लोग होते हैं जिनकी बातें समाज मानता है, जिनको फॉलो करता है। जैसे अगर किसी कंपनी को एक ऐड कराना है तो वो ऐड के लिए अमिताभ बच्चन को लेती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सचिन तेंदुलकर को लेती है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग उसको फॉलो करते हैं कि वो प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में अमिताभ बच्चन बता रहा है या सचिन तेंदुलकर बता रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अच्छा है। इसी तरह इन्होंने नया विकल्प, एक आम आदमी आके समाज को कहता है, कैसे मानेगा समाज? अरे आज हम जानते हैं ना, कांट, रोसो, ब्रूनो, उस समय उनके तत्कालीन समाज में तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं रही होगी ना। ग्रीक विचारकों को भी जब बातें उनकी प्रचलित हुई, कोपरनिकस की इतने साल बाद जब गैलीलियो ने खोजा, तब उनको बात पता चली कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है। इसी तरह उस समय तत्कालीन समाज में तो इनकी इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन जिन लोगों की मान्यता थी उनकी बातों के साथ इन्होंने अपनी बातों को जोड़ा और एक नया विकल्प दिया। ग्रीक विचारकों की बातों में प्लस किया और एक नया विकल्प दिया। यही तरीका होता है एक समाज में नई उत्पत्ति करने का। कि उन्होंने कहा, जैसे मैं कहूं, भाई ब्रूनो ने कहा है, ये बहुत सारे उसने कहा है, जिस समाज में तर्क की प्रधानता नहीं है, जहां आपको बुद्धि की कोई तवज्जो नहीं देता, उस समाज में आपको बात रखनी है। कैसे उन्होंने साधनों का कितनी दिमाग से प्रयोग किया। यही सारी चीजें आपको प्रबोधन की दिशा में ले जाती हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक पृष्ठभूमि बनाई है इस टॉपिक को लेके। ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कहानियां थोड़ी सी लंबी बनेंगी, लेकिन अगर आपने इनको समझा, इन पे मंथन किया, थोड़ा पढ़ा, जो मैं लिखा रहा हूँ, जो जहां जहां मैंने लिखाया और जो नोट किया, वो आपने सही तरह से किया, तो आपको एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाए। चलो मैं किताबों की बात करता हूँ, तो अभी बात करूँ तो आप अभी एक काम कीजिएगा, इसकी तैयारी के लिए केवल एनसीईआरटी ही पढ़ेगा और कुछ पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। जो मैं लिखा रहा हूँ क्लास में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां जहां मैं नोट्स करा रहा हूँ उसको नोट्स कीजिएगा, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। अभी आपको एक भी क्लास की एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, और न्यू पैटर्न एनसीईआरटी, न्यू पैटर्न में अच्छी एनसीईआरटी है, पुरानी वाली नहीं पढ़ना, नई वाली पढ़ना। 7 to 12 पूरा हिस्ट्री को लेके सारे सब्जेक्टों की पढ़नी है वैसे तो, लेकिन अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इतिहास की सारी एनसीईआरटी 7 to 12 आपको पढ़नी। एनसीईआरटी ऐसी नहीं लिखी गई है, एनसीईआरटी बहुत बड़े विद्वानों ने लिखी है, मतलब वो ऑथेंटिक राइटर्स हैं, ऑथेंटिक प्रबुद्ध लोग हैं वो आज के समाज के, जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी है। रिसर्च के बाद चीजें लिखी जाती हैं, और इतनी सरल भाषा में आपको किसी और किताब में विश्व विश्व इतिहास के बारे में तो नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं मोस्टली आपका कवर कर दूंगा सारा, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आप समझिए। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पुनर्जागरण, आधुनिकता और प्रबोधन की एक छोटी सी नींव तैयार करी है। अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पुनर्जागरण को प्रबोधन की पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रबोधन तक कैसे आया, इसके अभिव्यक्ति के माध्यम क्या थे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम कैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या था तो हमने पढ़ लिया, कैसे आया ये पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति कैसे हुई इसकी, इसके अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था,
इसके अभिलक्षण क्या रहे, और इसके बाद आएंगे हम प्रबोधन पे। तब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि प्रबोधन में जो मानव था वो कैसे साधन से साध्य बन गया। ये सारी चीजों पे बात होगी। बस आप एक काम कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सारा कोर्स ए टू जेड कहानियों के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।